वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट वाला पाठ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक वाला पहले पाठ का पहला बिंदु, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है जो पदार्थों के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग एवं गंध में परिवर्तन होता है, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जल द्रव अवस्था से गैस एवं ठोस अवस्था से बर्फ में बदलता है। यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है एवं अस्थायी होता है। जैसे बर्फ से बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगी, वाष्प को ठंडी करेंगे जिसे कि संघनन कहते हैं तो वाष्प से जल बनेगा, जल को और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के संगठन व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये स्थायी परिवर्तन जो एक ही दिशीय होते हैं, जैसे दूध से दही बनना, पुनः दही से दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। इनमें अंतर की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण, अवस्था, रंग एवं गंध में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होते हैं और इसमें रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। इसमें भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे बर्फ़ का जल बनना, भौतिक परिवर्तन में जल से वाष्प बनना, वाष्प से जल बनना, जल से बर्फ बनना। और इसमें जैसे कोयले का दहन। दोस्तों याद रखना, जब भी दहन शब्द आएगा, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। आगे है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जैसे ये तो एक स्टेटमेंट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा अणुसूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती हैं, तो ये एक कथन है, वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट है। इसको अपन ने लिख रखा, जैसे हिंदी में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जैसे शब्द समीकरण हो गया। शब्द समीकरणों को प्रतीकों के रूप में लिखेंगे C+O2 CO2, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। और ये जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह भी एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है, इनसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है MgO, ये उत्पाद कहा जाता है। क्रियाकारक एवं क्रियाफल भी इनको कहा जाता है। और इनको तीर का निशान हमें यह बताता है कि अभिक्रिया इस तरफ से इधर हुई है, इस तरह से। रासायनिक समीकरण को लिखने के जो निर्देश होते हैं, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। एक बात ये याद रखनी है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी कि अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणु की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, और जब बराबर होती हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चौथा बिंदु देखिए, अभिक्रिया के दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर तथा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस विधि को अनुमान विधि या एटम ट्रायल मेथड कहते हैं। सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित किया जाता है। तो ये संतुलित करने का मेथड भी आसानी है दोस्तों। इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो तत्व होते हैं उनकी संख्या लिखो, फिर उनको छोटे छोटे गुणांकों का प्रयोग करते हुए संख्या को बैलेंस किया जाता है। तो C3H8 + O2 3CO2 + H2 ये हो जाएगा बराबर, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव ठोस होता है उसके लिए H का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए L का तथा गैस के लिए G का प्रयोग करते हैं। जैसे C कैल्शियम जो ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था बनाता है। अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उसको AQ के रूप में लिखते हैं, जिसको हिंदी में विलयन कहा जाता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान, ये देखा, आधा तीर इधर की तरफ और आधा तीर अपोजिट डायरेक्शन में, इस प्रकार लगाया जाता है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप तथा दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे प्लस के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऋण के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जो एग्जाम्पल दे रखा है जो आप याद रख सकते हैं,
फिर है अगला, अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। हाइड्रोजनीकरण से आशय है कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन का हाइड्रोजनीकरण होकर एथेन बन रहा है। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं एवं सीमाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 सीमाएं और 2 विशेषताएं लिखो। तो पहला, क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है, ये इसकी विशेषता हो गई। पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि के बारे में स्पष्ट हो जाता है। चौथा बिंदु है अभिक्रिया उष्माक्षेपीय है या उष्माशोषी, यह भी स्पष्ट हो जाता है। पांचवा बिंदु, समीकरण से अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं सीमाएं, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहली, रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है कि ये अभी शुरू हुई है या समाप्त हो चुकी है या चल रही है। दूसरा बिंदु, इसमें क्रियाकारक जो अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है, ये सांद्र है या तनु है। तनु का मतलब तो होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, जो पहले भी आ गई इसकी परिभाषा। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, परंतु कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा इसमें दे रखा। समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो चूँकि ऑक्सीजन के 2 O2 लिखा हुआ, तो 2 × 16 32, 32 और 12 44 हो गए। तो आप देखो राइट हैंड साइड में भी 44 ही हो रहा। तो इसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयुग्मन, संयोजन, योगशील, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक ही है सब ये, जैसे C+O2 CO2। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे संयोजन अभिक्रिया के बाद में आती है हमारे, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। इसमें आप देखिए एथीन वही पहले आ गया, ये हाइड्रोजन मिलकर इसमें और 2 पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा है आपके इसमें विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसमें पहले से बने हुए बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। जैसे CuSO4 प्लस जिंक ZnSO4 एंड जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। यानी कि जिंक जो था अधिक क्रियाशील था, उसने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। ये जो आपके हैं क्रियाशील धातु को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है इसको। इसकी ट्रिक है, जैसे काना कार मांगे अल्टो जेन फरारी, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ, ये इसकी ट्रिक है, ये सक्रियता श्रेणी को याद करने की। तो आप इससे अच्छे से याद रख सकते हैं। इसमें ये भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई 4 तत्व एलिमेंट दे दिए, उनको इनकी क्रियाशीलता के आधार पर लिखो, तो आप इस ट्रिक की सहायता से लिख पाएंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित होकर नए यौगिक बनते हैं। एग्जाम्पल ये देर का पोटेशियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब होता है टूटना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, विद्युत अपघटन के आधार पर, ऊष्मीय अपघटन के आधार पर और प्रकाशीय अपघटन के आधार पर। ऊष्मीय को तापीय भी कहते हैं और तीनों के एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, तीव्र अभिक्रिया एवं मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में अभिकारकों को मिलाने पर क्रिया तेजी से संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं 10⁻⁻10 सेकंड में ही पूरी हो जाती हैं। जो प्रबल क्षार एवं प्रबल लवण की प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जो है वो तीव्र अभिक्रिया होती है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों आगे मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रियाएं जो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है। आयरन ऑक्सीजन एवं पानी से नमी से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ये जिसको कि रस्ट या जंग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। और भी एग्जाम्पल दे रखे इसमें।
फिर हम बात करते हैं दोस्तों उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक दिशा में चलती है और इसे साधारण तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे C+O2 CO2। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ जो दोनों दिशाओं में अग्र एवं पश्चिम में होती हैं, अर्थात जिनसे अभिकारकों से उत्पाद और पुनः उसी परिस्थिति में उसी समय उत्पाद से अभिकारक बनना प्रारंभ हो जाते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+3H2 2NH3, इन्हें दो अर्ध तीरों के निशान से दर्शाया जाता है। पहली जो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं उसे अग्र अभिक्रिया, जब उत्पादों से वापस अभिकारक बनते हैं तो उसे प्रतिक्रिया पश्च अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो कभी भी अभिकारक एवं उत्पादों की जो सांद्रता है 0 नहीं होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता अंत में 0 हो जाती है। अगर इन अभिक्रियाओं को अगर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को अगर गैसों के मध्य करवा रहे हैं तो इसे एक बंद पात्र में किया जाता है, जैसे कि गैसों का वाष्पन नहीं हो सके। और इम्पोर्टेंट याद रखना आप एक चीज़, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का वहन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण व अपचयन। तो ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन या विलोपन के आधार पर इसको परिभाषित करते हैं। किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। यहाँ देखिए आप मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। और अब आप वापस देखिए पुनः नीचे अपचयन, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक ही है इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है तो इसको अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन के संयुक्तता निकलने के आधार पर तो किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है तथा हाइड्रोजन का जुड़ना या योग होना अपचयन कहलाता है। जैसे H2S+O2 में से H2S+O2 आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड जो है S में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड S में हो गई तो हाइड्रोजन निकला तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और दूसरी अभिक्रिया नीचे एक और दे रखी है। और अपचयन में क्या होगा, जैसे H2 और Cl2 इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ये इसको अपचयन कहा जाएगा। विद्युत धनी तत्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण तथा विद्युत धनी तत्व का योग होता है उसे अपचयन कहते हैं। जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन मुक्त हो रहा है। तो इसमें क्लोरीन जो है इस अभिक्रिया में पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। अपचयन में क्लोरीन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है तो क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है जो कि विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग तथा ऑक्सीजन के आधार पर वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का विद्युत ऋणी तत्व के साथ संयोग होता है उन्हें ऑक्सीकरण तथा जब किसी पदार्थ जैसे विद्युत ऋणी तत्व निकलता है तो उन्हें अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा Ca कैल्शियम प्लस क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। तो ये विद्युत ऋणी तत्व के आधार पे था। अब हम पढ़ेंगे ये सब जो थी अभिक्रियाएँ, इसमें क्या होता है, जैसे अभी ऊपर युक्त जो थी यहाँ कैल्शियम का अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन के साथ संयोग करके ऑक्सीकरण हो रहा था। अपचयन का हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे फेरिक क्लोराइड, इसको फेरिक क्लोराइड कहेंगे। जब फेरिक क्लोराइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड में बदल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जब आयरन की संयोजकता 2 होती है तो फेरस बोलते हैं, जब 3 होती है तो फेरिक बोलते हैं। ये याद रखना आप। इस अभिक्रिया में फेरिक क्लोराइड में से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन के निकलने के कारण इसका अपचयन हो रहा है। सारांश ये है, ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होते हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। इसी प्रकार अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। अब है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन बन गया। अतः ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है या धनायन पर धन आवेश बढ़ता है या ऋणायन पर ऋण आवेश में कमी आती है। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिनमें परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड ऋणायन बना देता है। अतः अपचयन अभिक्रियाओं में उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन पर आवेश में कमी होती है। रेडोक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व या पदार्थ का अपचयन होता है, दूसरे तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसे रेडोक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जिंक, ये एक ही अभिक्रिया है। जिंक ने कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना और कॉपर मुक्त हो गई। तो जिंक उपरोक्त अभिक्रिया में जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है
ये देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है इसके अंदर, तथा कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की त्याग करके, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और कॉपर बन रहा है। इधर जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके जिंक सल्फेट बना रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, इन अभिक्रियाओं को ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अपचय एक पदार्थ है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, अर्थात अपचय कहलाता है। तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि इससे वाले 5th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होकर जल तथा लवण बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। या अम्ल का H+ आयन तथा क्षार का OH- आयन अभिक्रिया करके जल बनाता है। आप देखिए H और NaCl और H और OH अपने पहले पढ़ रखी है, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। समान सांद्रता के प्रबल अम्ल तथा क्षार के विलयन का pH मान 7 होता है, जो कि उदासीन लवण कहलाता है। प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो pH 7 से कम होगा और अम्लीय लवण बनेगा। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो pH 7 से अधिक होगा, क्षारीय लवण बनेगा। उष्मा के आधार पर अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है। ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उत्पाद बनते समय उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ग्लूकोज का जल में विलय बनना या शक्कर नमक का जल में घुलना। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे पोटेशियम, ये वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस है जिसका निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी बन रहा है। आप यहाँ देखेंगे KClO3 जो मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहा है। यहाँ पर उत्प्रेरक का काम मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड है और उत्प्रेरक निकेल है दूसरे में। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी। देखो दोस्तों, समांगी जैसे पता चल रहा है, समांगी समान, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की समान भौतिक अवस्था हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाएगा। जैसे मेथिल एसीटेट जल लिक्विड स्टेट, ये भी लिक्विड स्टेट, HCl ये भी एक्वियस यानी लिक्विड स्टेट, जो इससे बन रहा है CH3 यानी एसिटिक अम्ल, वो भी लिक्विड स्टेट, और CH3 हो जो मेथिल ऑक्साइड बन रहा है, मेथिल अल्कोहल मैथेनॉल बन रहा है, CH3OH है, मेथिल अल्कोहल या मैथेनॉल बन रहा है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो सब एक है, यानी कि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में, समांगी उत्प्रेरक। और विसमांगी में इसका अपोजिट, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की अवस्था समान भौतिक अवस्था में नहीं होते हैं तो उत्प्रेरक विसमांगी हो जाता है। जैसे सोडियम गैस अवस्था में, हाइड्रोजन गैस अवस्था में ये अपने हीलियम 2NH3 हीलियम ये क्या इसमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, देख के आपको वापस बता दिया जाएगा। वनस्पति तेल हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो एक लिक्विड स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में निकेल उत्प्रेरक, जो निकेल एक ठोस का काम करता है, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है यहाँ पर। तो जब तीनों की अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उसे विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण आपके पास दे रखा है। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ग्लिसरॉल वाला एग्जाम्पल दे रखा है। स्वतः उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो वह उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एथिल एसीटेट का जलीय विलयन होने, जल में विलय करने पर एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। तो इसमें जो एसिटिक अम्ल के कुछ मात्रा बनने के बाद अभिक्रिया का वेट बढ़ जाता है या एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक जो इम्पोर्टेंट है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इसे साधारणतया एंजाइम भी कहा जाता है। जैसे यूरिया जल से अभिक्रिया करके यूरिएज अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर कुछ और पदार्थ, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता के आधार पर 2 प्रकार, उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। ध्यान रखना दोस्तों, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं परंतु स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं।
यहाँ पर ये जो अभिक्रिया दे रखी है, मोलिब्लेडेनम जो है उत्प्रेरक, यहाँ उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्लेडेनम जो है जो कि उत्प्रेरक आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन है, ये H2 और NH3 है। इसमें जो आयरन जो होता है, आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी लाता है। इस प्रक्रिया में CO कार्बन मोनोऑक्साइड या आयरन मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी आती है, तो इसे हम उत्प्रेरक विष कहेंगे। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक है तथा उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, अर्थात उत्प्रेरक कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए होते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करता, केवल वेग बढ़ाता है। उत्प्रेरक अग्र व प्रत्येक अभिक्रियाओं में समान रूप से कार्य करता है। उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है, ताप बदलने पर इसकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है छठे पाठ का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप YouTube पर मैसेज से लिख कर पूछ सकते हैं, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।